हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है लेबर वेलफेयर लॉ। ये यूनिट 1 हमने आज ली है और यूनिट 1 में हमने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लिए हैं जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जैसे ही वीडियो देखते हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लगता है, ये आपके लिए बेनिफिट है, आपको इसमें बेनिफिट लगता है कि आपको एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, ये कहीं से भी आपका बेनिफिट हो रहा है। सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ अब मैं बनाऊँगी तो अब उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो यूनिट 1 में आप लोगों को जैसा कि पता है आपका कोर्स क्या क्या है। मैं जब भी हमेशा पढ़ाने से पहले आपसे यही कहती हूँ कि कोई भी आप एमसीक्यू तभी क्लियर कर सकते हैं जब एमसीक्यू से रिलेटेड आपको सारी यूनिट का कंटेंट पता हो और उसके मैटर के बारे में अच्छे से पता हो। अगर आपने मैटर अच्छे से पढ़ रखा है स्टूडेंट तो आपको एमसीक्यू लर्न करने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी और आप ईज़िली एमसीक्यू कर पाओगे। तो मेन फ़ोकस आप लोग अपने कंटेंट पे करिए। आप रिवीजन के लिए एमसीक्यू वीडियोस देख सकते हैं हमारी, बट मैं कंटेंट आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप कंटेंट पहले पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू प्रिपेयर करिए ताकि आपका पेपर और भी अच्छा हो। सो फर्स्ट यूनिट में आपका जो कंटेंट है सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर लेती हूँ। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बारे में बात की गई है 1948। उसकी डेफिनेशन, स्कोप्स ऑफ द एक्ट, मतलब स्कोप क्या है, कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी के बारे में, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, फाइनेंस, ऑडिट, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस फंड के बारे में, एंड कॉम्बिनेशन बेनिफिट्स, जितनी भी हमारे डिस्प्यूट्स, क्लेम्स, पेनल्टी, उनके बारे में सारे, मतलब जितनी भी यहाँ पे कंटेंट जो रिलेटेड है वो हमारे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से रिलेटेड हैं। सो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे एमसीक्यूज़ हैं और एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा कंटेंट डिस्कस करना चाहूँगी ताकि आपके इजीली सारे एमसीक्यू हो पाएँ और आप अच्छे से कर सकें। जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा सा मैं कंटेंट है, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्लियरली हर एक चीज़, हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को फोकस करके लिया है कि आप अगर ये कंटेंट आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप एमसीक्यू कर सकते हैं। सो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, सबसे पहले अगर मैं इस पे एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की बात करें तो इसका एक्ट जो है वो 1948 वर्क करता है। सबसे पहले इसको हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सबसे पहले जब डिस्कस हुआ था 1927 में, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। रॉयल कमीशन ऑन द लेबर ने रिपोर्ट दी थी 1931 में, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने इसमें बताया था। फिर लेबर मिनिस्टर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी बिटवीन 1940 टू 42, उसमें इनवाइट किए गए थे एक्सपर्ट्स जो उन्होंने फ्रेम किया था हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ द वर्कर्स, जो हमारे वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस स्कीम्स क्या होनी चाहिए। फिर इसको फाइनली जो इंट्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर वी.पी. अम्बेडकर, उन्होंने सबमिट की थी रिपोर्ट दिसंबर 1994 में 1944 में, एंड उन्होंने उस रिपोर्ट को कंसीडर किया था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही कंसीडर किया था। एंड अम्बेडकर प्लान एंड वेरियस अदर सजेशंस जो है वो एमर्ज किए गए थे हमारे वर्कर्स स्टेट फाइनेंस बिल 1947 में जो बिल आया था, ठीक है। एंड फाइनली हमारी जो कमेटी बनी थी नवंबर 12 2047 में, ठीक है। सो उसमें हमारा जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है वो काम किया एंड 19 अप्रैल 1948 में जो है वो हमारे एग्जिस्टेंस में आ गया। और ये स्कीम जो है वो स्पेशली स्टूडेंट्स बनाई गई है किस केसेस के लिए। इस स्कीम का मेन एम आपको याद रखना है। मेन एम क्या है कि बेनिफिट जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनकी सिकनेस, मैटरनिटी और एम्प्लॉय इंजरी जो भी होती है, मेडिकल फैसिलिटी एंड एनी काइंड ऑफ जितनी भी प्रोविजंस हैं हेल्थ मैटर, उससे रिलेटेड सारी इसमें बात की गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रोफेसर वी.पी. अम्बेडकर जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी एंड कमेटी जो फाइनली जो बिल था वो 1946 का बिल था, आपको ये याद रखना है। एंड जो कमेटी है उन्होंने 12
नवंबर 1947 में अपनी रिपोर्ट दी थी एंड फाइनली ये एग्जिस्टेंस में कब आया 19 अप्रैल 1948 में। सो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने हैं, इसी से एमसीक्यू आपका इसमें आ सकता है। चलिए इसी के बारे में यहाँ पे देखिए वही बात की गई है कि जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है 1948 है, इसको हम ईएसआई एक्ट भी कहते हैं। मेजर जो है फर्स्ट मेजर लेजिस्लेचर ऑफ द सोशल सिक्योरिटी, ये एक ऐसा फर्स्ट जो है मेजर लेजिस्लेचर ऑफ द सोशल सिक्योरिटी है जो कि हमारे वर्कर्स इन इंडिपेंडेंट इन इंडिया, मतलब जो भी हमारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये पहला लेजिस्लेचर बना था, ये आपको ध्यान रखना है। ओके अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेबिलिटी की। कवरेज में मतलब एप्लीकेबिलिटी किस पे एप्लीकेबल होगा, तो अंडर सेक्शन 2 के सब सेक्शन 12 में इस इन दिस एक्ट में बताया गया कि नॉन सीजनल फैक्ट्रीज जहाँ पे एम्प्लॉइंग 10 और मोर देन पीपुल हैं वहाँ पे एप्लीकेबिलिटी रहेगी। एंड अंडर देखिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है कि एप्लीकेबिलिटी मतलब किस पे एप्लीकेबल रहेगा। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में नॉन जो सीजनल फैक्ट्रीज एम्प्लॉय हैं मोर देन कितने होने चाहिए 12%। फिर अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 जो एक्ट में बात की गई है किस पे, शॉप्स किस पे एप्लीकेबल रहेगा, एक्सटेंडेड शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूड रहती हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड अगर हम बात करें अभी कवरेज की, जो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक तरीके से होती है, सो 20 एम्प्लॉयज़ इन महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़, अब ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड वेजेस की जो लिमिट है, एग्जिस्टिंग वेज लिमिट फॉर द कवरेज अंडर दिस एक्ट 21,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें एरिया कवरेज तो इसमें 526 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 34 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरी हैं हमारी, एंड कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट 346 हैं, 95 डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर्स हैं, ये आपको भी ध्यान रखना है। बस हालांकि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये चीज़ें याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये जो अप्लीकेबिलिटी है इसकी ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से एमसीक्यू आता है। अब हम बात कर लेते हैं मेन फाइनेंस की। तो फाइनेंस के बारे में अगर हम बात करें तो जो ईएसआई मतलब एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है, मोस्ट लाइकली सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रोविज़न किया है ये आपको स्टूडेंट ज़रूर याद रखना है। स्टेट गवर्नमेंट एज पर प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/8 ऑफ द एक्सपेंडिचर मेडिकल बेनिफिट्स विद इन अ पर कैपिटा सीलिंग 1500 रुपीज़ पर इंश्योर्ड पर्सन पर एनम। यह आपको लिमिट ध्यान रखनी है, कितनी गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन कितना रहता है, 1/8 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द मेडिकल बेनिफिट्स। ठीक है, और विद इन अ पर कैपिटा सीलिंग 1500 रुपीज़ इंश्योर्ड पर्सन पर एनम, ये आपको ध्यान रखना है। एंड द एडिशनल एक्सपेंडिचर्स इंश्योर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, over and above ceiling and not falling within a shareable pool, ठीक है, and borne by the state government concern। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें इस स्कीम में तो जो चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट है वो मैं अंडरलाइन करके आपको बता देती हूँ। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन इसमें जो करेंटली अगर हम बात करें तो 1.75, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1.75 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता है और एम्प्लॉयर का 4.75। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। 1 एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन 1.75 और एम्प्लॉयर का 4.75 रहता है। एंड अगर हम बात करें इम्प्लीमेंटेड एरिया कंट्रीब्यूशन की, 1% ऑफ द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय एंड 3% ऑफ द पेबल बाय द एम्प्लॉयर फर्स्ट 24 मंथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कंट्रीब्यूशन रेट है ये स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन रेट्स है। न्यूली कंट्रीब्यूशन रेट क्या है हमारी, 1% ऑफ द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉय एंड 3%
पेबल बाय द एम्प्लॉयर्स फर्स्ट 24 मंथ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड एम्प्लॉयर रिसीव डेली वेजेस अप टू 137 रुपीज़, 137 रुपीज़ आर एग्जेम्प्टेड। 137 रुपीज़ का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो एग्जेम्प्ट रहता है, उसके बाद जो होता है वो टैक्सेबल रहता है। देन एम्प्लॉयर विल बी हाउएवर द कॉन्ट्रीब्यूशन देयर ओन शेयर, उनके खुद के शेयर होने चाहिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रेट्स आपको ज़रूर याद रखनी है, इससे एमसीक्यू आएगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें बेनिफिट्स कौन कौन से कवर होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि बेनिफिट के बारे में जो बात की गई सेक्शन 46 में, इसमें 6 जो सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स हैं वो इंक्लूड रहते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि कौन कौन से वो 6 बेनिफिट्स हैं। मेडिकल बेनिफिट्स, सिकनेस बेनिफिट हो गया आपका, एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गया, डिसेबलमेंट बेनिफिट हो गया आपका, डिपेंडेंट्स बेनिफिट हो गया, अदर बेनिफिट्स हो गया, ठीक है। सो ये बेनिफिट्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। इन्हीं से इससे सबसे ज़्यादा आपके एमसीक्यू पुटअप होंगे। सो अगर हम मेडिकल बेनिफिट की बात करें स्टूडेंट्स, तो फुल मेडिकल केयर प्रोवाइड रहता है जो भी पर्सन इंश्योर्ड होते हैं उनका, उनके फैमिली मेम्बर्स का, फ्रॉम द डे ऑफ द इंश्योरेबल ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे मान लीजिए हम एक एम्प्लॉय हैं, जिस दिन हमने एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन किया उस दिन से हमारा पूरा मेडिकल केयर का जो जितना भी बेनिफिट्स होगा वो है हमारी फैमिली का, ठीक है। एंड अगर हम बात करते हैं इसकी लिमिट की, सो देखिए यहाँ पे दिखा है कि मेडिकल केयर इज ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द रिटायर्ड एंड परमानेंटली डिसेबल इंश्योर्ड पर्सन एंड स्पाउस ऑफ द पेमेंट कितना होता है प्रीमियम का, 120 रुपीज़, ये आपको ध्यान रखना है लिमिट। सिकनेस बेनिफिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सिकनेस बेनिफिट कैश कंपनसेशन एट द रेट ऑफ 70% ऑफ वेजेस। सिकनेस बेनिफिट हमें कितना मिलेगा एट द रेट ऑफ द कंपनसेशन, कितना मिलेगा 70%, ये रेट आपको ध्यान रखनी है। 70% ऑफ द वेजेस इज पेबल टू इंश्योर्ड वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सर्टिफाइड सिकनेस फॉर द मैक्सिमम ऑफ 91 डेज इन अ ईयर। ये ध्यान रखिएगा आप, मतलब एक साल में मैक्सिमम 91 डेज़ की जो सिकनेस बेनिफिट्स होती है हमको मिल सकती है। बट कितनी मिलती है, हमारे वेजेस की, मतलब जितना भी वेजेस वर्कर को पेमेंट किया जाती है उसका 70% कैश कंपनसेशन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी से एमसीक्यू आपका आएगा। एंड जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट क्या है कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द सिकनेस बेनिफिट द इंश्योर्ड वर्कर इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रीब्यूशन 78 डेज इन आ कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब 6 मंथ में 78 डेज उसने कॉन्ट्रीब्यूशन किया हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। यही स्टूडेंट जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है जिससे आपके एमसीक्यू आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिकनेस बेनिफिट की, तो 2 टाइप के सिकनेस बेनिफिट्स होते हैं। एक तो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट होता है, एक इनहैंस्ड सिकनेस बेनिफिट होता है। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये एक्सटेंडेबल होता है 2 ईयर इन द केस ऑफ 34 मेलिगेंस, ठीक है। एंड ये लॉन्ग टर्म कोई भी डिसीज होती है तो 80%, ठीक है। अगर हम बात करें इनहैंस्ड सिकनेस बेनिफिट, तो ये इक्वल रहता है, इनहैंस सिकनेस बेनिफिट इज इक्वल टू द फुल वेजेस इंश्योर्ड पर्सन अंडर गोइंग स्टेरिलाइजेशन ऑफ दी 7 डेज या 14 डेज, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, मतलब दोनों के लिए सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। मैटरनिटी बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली मैटरनिटी बेनिफिट्स इज रिलेटेड टू दी वुमेंस, प्रेग्नेंट वुमेंस, ठीक है, तो उनको 26 वीक्स की मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें कितने डेज में, 70 डेज, ठीक है। फुल जो वेजेस ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन 70 डेज इन द प्रीसीडिंग 2 कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड। डिसेबलमेंट अगर बेनिफिट की हम बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, परमानेंटली और टेम्परेरी में बात करें तो 90% जो वेज रेट होती है, रेट जो होती है 90% ऑफ द वेजेस, एंड परमानेंट की अगर हम बात करें तो उसमें भी 90% ही होती है, ठीक है। डिपेंडेंट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो डिपेंडेंट बेनिफिट होता है, रेट जो होती है हमारी 90% ऑफ द वेजेस होती है मंथली। अदर बेनिफिट्स की बात करें, फर्नल एक्सपेंडिचर्स में जो लिमिट होती है स्टूडेंट ध्यान रखिएगा 15,000 होती है हमारी डिपेंडेंट्स और द पर्सन हु परफॉर्म द लास्ट चाया फ्रॉम द डे
इंटायरिंग द इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एंड कन्फार्मिंग टू एक्सपेंडिचर्स की अगर हम बात करें, सो उसमें जो हमारे जैसे कि मान लीजिए वुमेंस हैं या फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ द वाइफ या फिर जो भी रिलेटेड होते हैं, उनके नेसेसरी जितने भी मेडिकल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं वोकेशनल की वीआरएस जिसे हम कहते हैं, तो वो भी इसमें मिलेगा। ये एडिशनल बेनिफिट्स इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग एक बार ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ओल्ड एज मेडिकल केयर, ओल्ड एज मेडिकल केयर जो होती है वो 120 रुपीज़ पर मंथ होती, पर एनम सॉरी, एक साल में पर एनम होती है, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे ये भी पॉइंट है, ये भी आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है इसमें कि जो हमारी मिनिमम वेज लिमिट होती है फिजिकल डिसेबिलिटी पर्सन, वो हमारी 25,000 होती है। एंड एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 3 ईयर्स, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब मैं आपसे अपने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करती हूँ। अब आपके लिए एमसीक्यू को क्लियर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सो फर्स्ट एमसीक्यू, अब आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेचर वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वीपी अम्बेडकर कमेटी रिपोर्टेड। सो वीपी अम्बेडकर कमेटी जो रिपोर्ट की थी वो किससे रिलेटेड थी? हमारी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। एंड एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस एक्ट 1948 डज नॉट प्रोवाइड चाइल्ड अलाउंसेस, प्रोवाइड नहीं करता है। हमने अभी अब जितने भी बेनिफिट्स देखे थे उसमें कौन से थे? सिकनेस बेनिफिट था, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट अलाउंस था, हमारा डिसेबलमेंट बेनिफिट्स था। चाइल्ड अलाउंस की बात कहीं भी की नहीं की गई थी, तो वो इसमें नहीं है, ठीक है। एंड अंडर द ESI एक्ट 1948 द मेंबर ऑफ द कॉरपोरेशन स्टैंडिंग कमेटी और देयर मेडिकल काउंसिल shall says of the members of the body if he fall in attend 3 consecutive meeting, अगर 3 consecutive meeting वो अटेंड नहीं करते हैं, सो यहाँ पे वही बात है, कितनी कॉन्स्टिट्यूटिव मीटिंग नहीं अटेंड करेंगे, तो 3 आपको मीटिंग याद रखनी है, ठीक है। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय अंडर द एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस एक्ट, कौन से एम्प्लॉयज़ जो होती हैं वो एग्जेम्प्टेड होती हैं? वो एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ हु इज़ नॉट लाइबल अंडर दिस एक्ट पे टू द एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेजिस्लेचर बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वीपी अम्बेडकर कमेटी रिपोर्टेड, ये ऑलरेडी रिपीटेड है, याद रखिएगा। बीपी अम्बेडकर जो कमेटी रिपोर्ट की थी उन्होंने एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 की थी, ठीक है। अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पेबल इन स्टेटेड इन, अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस होता है वो भी हमारा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 में पेबल होता है। अगर हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेचर एक्सटेंडेड सम शॉर्ट ऑफ द बेनिफिट्स रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ इज ऑल्सो, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? ध्यान रखिएगा, वो हमारे लिए होता है एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं रेट्स की, तो अभी मैंने रेट्स आपको पीछे बताया था। एम्प्लॉयज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1.75। और ये भी हमने अभी आपको पीछे बताया था कितना अमाउंट कवर रहता है। हमारी वेज लिमिट कितनी होती है? 15,000 रुपीज़ पर मंथ। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम बात कर ली कि लेजिस्लेचर इन इंडिया गवर्न बाय द टेरिटरीज ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लेबर मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट, ESI मतलब स्टेट सॉरी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, ठीक है। एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट अंडर द ES एक्ट 1948 is not now available to the person under the voluntary retirement scheme also medical treatment, ध्यान रखिएगा मेडिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पे देखिए वही रेट यहाँ पे पूछी की जो मैंने आपको पीछे बताई थी, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 4.75। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ले लेते हैं कि एम्प्लॉयज़ हु आर गेटिंग डेली वेजेस up to कितना 100% आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन contributing employee share in ESI contribution, 100% जो होता है वो एग्जेम्प्ट होता है अगर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो। एंड द एज ऑफ द डिपेंडेंट फॉर ऑब्टेनिंग डिपेंडेंट्स बेनिफिट अंडर द इंश्योरेंस सॉरी एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हैज़ नाउ बीन इनहांस्ड फ्रॉम 18 to 25। कितनी एज होती है हमारी? 18 to 25, ठीक है। एंड विच लेबर लेजिस्लेचर इज इम्प्लीमेंटेड ओनली द सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन मशीनरी,
तो सेम एक्ट हमारा एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी देखिए वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको वहाँ पे आगे देखिएगा एप्लीकेबिलिटी में बताया था कि अंडर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 12 कितने पर्सन्स होने चाहिए नॉन सीजनल में, मोर देन 10%। ये भी मैंने आपको पीछे डिस्कस किया हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट 1500। इससे बाद वाला भी मैंने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है कि कैश जो कंपनसेशन मिलता है 70% ऑफ द वेजेस कितने डेज के लिए, 91 डेज के लिए। ये भी मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया हुआ है कि इन ऑर्डर टू क्वालिफाई द सिकनेस बेनिफिट 78 डेज 6 मंथ में कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा। स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। सो आप देख रहे होंगे ये दोनों ही, जैसे कि 21 वाला भी है, ये देखिए, चलिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इसीलिए मैंने आपसे पहले थ्योरी डिस्कस की थी। ये देखिए यहाँ पे लिमिट डिस्कस की है और यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए बेनिफिट्स में देखिए 2 टाइप के हैं ना बेनिफिट, 78 और ये देखिए जो एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट है वो 80% है, देखिए ये देखिए, ठीक है। और ये देखिए जो इन्हांस सिकनेस बेनिफिट है वो 7 डेज एंड 14 डेज दोनों हो सकते हैं मेल एंड फीमेल के लिए। सो ये जो MCQ हैं अब आप देख सकते हो, ये भी वाला भी मैंने पीछे डिस्कस किया है। मैटरनिटी बेनिफिट देखिएगा 70 डेज इन प्रीसीडिंग ईयर होता है। फिजिकली डिसेबल पर्सन जो होती है उसको 25,000 मिलता है, ये भी मैंने आपसे पीछे डिस्कस किया हुआ है। सो ये सभी मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लोगों ने पीछे हमारी थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, अगर आपके पास भी अच्छे नोट्स हैं, अगर आप पढ़े हैं तो आप इजीली जो है वो ये कर सकते हैं MCQ, ठीक है। एंड ये वाला भी देख लीजिए 29 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज कवर्ड अंडर द सोशल सिक्योरिटी स्कीम। तो सारे ही बेनिफिट कवर होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट, कंपनसेशन फैसिलिटी एंड मेडिकल फैसिलिटी, इन विच अब ये तो बहुत ईजी है, ये हो सकता है आपसे पूछा भी जा सकता है कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कौन सा है, 1948। जो प्राइमरी पर्पस होता है हमारी एम्प्लॉयज़ सेफ्टी प्रोग्राम का, वो क्या होता है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, तीनों ही होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट भी देखिए ये रिपीटेड है क्वेश्चन 33, 34 भी इम्पॉर्टेंट है। जो फॉर्नल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 10,000 आई थिंक, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए, सॉरी देखिए ये चेंज हो गया है, ये आंसर इसका गलत है, ये 15,000 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्नल एक्सपेंडिचर द अमाउंट ऑफ 15,000 पेबल टू द डिपेंडेंट्स और द पर्सन हु परफॉर्म लास्ट टायर ऑफ द फ्रॉम, ये थोड़ा सा चेंज है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। इसका आंसर 10,000 नहीं होगा, 15,000 होगा, और ये क्वेश्चन पीछे भी दिया हुआ है, ठीक है। सो ये आंसर जो है वो इसमें गलत टिक है, देखिए यहाँ पे भी ये दिया हुआ है अमाउंट ऑफ पेबल फॉर नल एक्सपेंडिचर्स 15,000 इसका होगा, तो ये सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है मिनिमम वेजेस फिजिकल डिसेबल पर्सन, कितना, 25,000, ये सही है। सो ये हमारे जो MCQs हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सो ये सारे ही MCQs आपकी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड हैं। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पहले आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद MCQ करिए। तो जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट MCQs लिए इनको अच्छे से रन करिए ताकि आपके इस यूनिट से अच्छे मार्क्स गेट्स कर सके। एंड स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ऑलरेडी आपका जो पेपर इंडियन इकोनॉमी का है और इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, पहले यूनिट वाइज ही हैं, आप उससे स्टडी कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। वो दोनों पेपर के मैं वीडियोस अपलोड नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो इंपॉर्टेंट MCQs ही आपसे डिस्कस किए हुए हैं, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि उन वीडियोज़ में कोई ऐसा टॉपिक है जो मिसिंग है, आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और हमारा इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, कंटेंट देख लीजिए। अगर आपको कोई लगता है कि कोई टॉपिक मिसिंग है सो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए ताकि मैं उस जो टॉपिक मिसिंग है उसके MCQs अपलोड कर सकूं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं इसलिए मैं सारे उसके MCQ की वीडियोस नहीं अपलोड करूँगी। मैं आपके आगे के जो पेपर्स हैं उनकी वीडियो, जैसे कि आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, बिजनेस ऑपरेशन, जो 2 पेपर्स और हैं उनकी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी। तो मेरे पास भी टाइम कम है इसलिए मैं आपसे चाहूँगी कि आप प्लीज़ जितनी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं आप उनको चेक कर लें और आप टॉपिक्स मुझे बता दें। अगर आपके को ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत एफर्ट्स लगते हैं, मैं खुद से सारे कंटेंट को कलेक्ट करती हूँ, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें सिलेक्ट करती हूँ, देन मैं वीडियो बनाती हूँ।
तो काफ़ी मेहनत लगती है। सो आप लोग प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।